कि एक देश जिसके पास परमाणु हथियार है, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना है, जिसने दशकों तक अपने पड़ोसियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन न भारत है, न अमेरिका, न अफगानिस्तान, बल्कि वो खुद है। Suicide bombings in Pakistan. पाकिस्तान की सेना जो भारत के खिलाफ रणनीति को अपनी सबसे बड़ी चुनौती बताती थी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सीमा से लगे इलाकों में अपने ही लोगों, इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, विदेश निवेश पर भी पड़ रहा है, पाकिस्तान के भविष्य पर भी पड़ रहा है। आखिर पाकिस्तान इस स्थिति तक पहुंचा। दुनिया भर के निवेशक पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई अब भारत से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान से ही है? नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ घटनाएं नहीं गिनेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे सुरक्षा, संकट, अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अलगाववाद एक दूसरे से जुड़कर पाकिस्तान के लिए ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं जो किसी भी बाहरी युद्ध से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी तमाम वीडियोस आप तक बिना रोक टोक पहुंचती रहे। तो चलिए अब कल्पना कीजिए कि एक देश जिसके पास परमाणु हथियार है, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना है, जिसने दशकों तक अपने पड़ोसियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन न भारत है, न अमेरिका, न अफगानिस्तान, बल्कि वो खुद है। जी हां, आज बात पाकिस्तान की होगी, एक ऐसे पाकिस्तान की जो पिछले कई दशकों से आतंकवाद, अलगाववाद, राजनीति, अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से लड़ रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपनी सीमाओं के भीतर लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की सेना जो कभी एलओसी पर तैनाती और भारत के खिलाफ रणनीति को अपनी सबसे बड़ी चुनौती बताती थी, आज उसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सीमा से लगे इलाकों में अपने ही लोगों और आतंकी संगठनों से लड़ रहा है। और इसका असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, विदेश निवेश पर भी पड़ रहा है, रोजगार पर भी पड़ रहा है और शायद पाकिस्तान के भविष्य पर भी पड़ रहा है। यानी जिस देश ने कभी दूसरे देशों को अस्थिर करने की रणनीतियां बनाई, आज वही देश अपनी ही अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर पाकिस्तान इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? क्या वजह है कि दुनिया भर के निवेशक पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं? क्यों चीन जैसे करीबी सहयोगी की परियोजनाओं तक को सुरक्षा के घेरे में चलाना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई अब भारत से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान से ही है? अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती आज भी भारत है, तो शायद पाकिस्तान की अपनी सेना के ऑपरेशन कुछ और ही कहानी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के भीतर जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उनमें से ज्यादातर उसकी अपनी सीमाओं के अंदर हुए हैं। निशाने पर कभी सेना के काफिले रहे, कभी पुलिस चौकियां, कभी रेलवे लाइनें, तो कभी खनन और विकास परियोजनाएं। यानी पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र आज सीमा पर जितना व्यस्त नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने ही शहरों, कस्बों और पहाड़ी इलाकों में तैनाती दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 2 दशक पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उसी दौर में उसकी पश्चिमी सीमा से लगे इलाके, खास करके पूर्व FATA, आज का खैबर पख्तूनख्वा, आतंकी संगठनों का गढ़ बनते चले गए। इसी दौरान पाकिस्तान ने एक ऐसी नीति अपनाई जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। कुछ आतंकी संगठनों को रणनीतिक संपत्ति समझा गया, कुछ पर कार्रवाई हुई और कुछ को अलग अलग कारणों से बर्दाश्त किया गया। समस्या तब शुरू हुई जब यही हिंसा धीरे धीरे पाकिस्तान के भीतर ही फैलने लगी। आज पाकिस्तान जिन संगठनों से लड़ रहा है, उनमें सबसे बड़ा नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। नाम भले तालिबान हो, लेकिन इसका एजेंडा पाकिस्तान के भीतर है। एक संगठन ने सेना, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों पर लगातार हमले किए हैं।
अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान में टीटीपी की गतिविधियों को लेकर चिंताएं और बढ़ी, लेकिन कहानी सिर्फ टीटीपी तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न प्रांत यानी कि बलूचिस्तान, ये भी वर्षों से अशांति का केंद्र बना हुआ है। यहीं से पाकिस्तान की बड़ी गैस परियोजनाएं निकलती हैं। यहीं तांबा, सोना और कई महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं। यहीं ग्वादर बंदरगाह है, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस प्रांत से पाकिस्तान आर्थिक भविष्य बनाने का सपना देखता है, वही प्रांत सबसे ज्यादा अस्थिर है। बलूच अलगाववादी संगठनों का आरोप है कि उनके संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना इन संगठनों को देश की एकता के लिए खतरा मानती है। उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाती है। नतीजा, लगातार मुठभेड़, लगातार हमले, लगातार सैन्य अभियान और लगातार असुरक्षा। यानी पाकिस्तान आज एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसकी सेना को अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और जब किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा अपने ही घर के अंदर लगी आग बुझाने में लग जाए, तो उसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ता, उसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, उसका असर निवेश पर भी पड़ता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है दुनिया के भरोसे पर। क्योंकि कोई भी निवेशक किसी देश में पैसा लगाने से पहले सिर्फ ये नहीं देखता कि वहां कितने संसाधन हैं, ये भी देखता है कि वहां उसका पैसा, उसके कर्मचारी और उसके कारोबार कितना सुरक्षित रहेगा। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की दूसरी और शायद उससे भी बड़ी समस्या, विदेशी निवेश का लगातार सिकुड़ना। जरा खुद से सवाल पूछिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो और आपको दो देशों में से किसी एक देश में फैक्ट्री लगानी हो, पहले देश में बिजली है, सड़कें हैं, बाजार है, लेकिन हर हफ्ते किसी न किसी शहर में बम धमाका हो जाता है। कभी किसी विदेशी इंजीनियर के काफिले पर हमला हो जाता है, कभी रेलवे ट्रैक उड़ा दिया जाता है, कभी किसी पूरे इलाके में सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो क्या आप वहां अपना पैसा लगाएंगे? शायद नहीं। और यही सवाल आज पूरी दुनिया पाकिस्तान से पूछ रही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ उसके संसाधनों से नहीं चलती, बल्कि उस भरोसे से चलती है जो दुनिया उस देश पर करती है। अगर निवेशकों को लगे कि उसका पैसा सुरक्षित नहीं है, तो वे वहां जाना ही बंद कर देंगे। पाकिस्तान आज सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है, बल्कि विश्वास के संकट से भी जूझ रहा है। विदेशी निवेशक सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी देश में टैक्स कितना है या मजदूर कितने सस्ते हैं, वे सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि वहां सुरक्षा कैसी है। और पाकिस्तान आज इसी कसौटी पर लगातार कमजोर पड़ता दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर कई बड़े हमले हुए। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा उन घटनाओं की हुई जिनमें चीन के इंजीनियर और सीपेक परियोजनाओं से जुड़े लोग निशाना बने। सोचिए, अगर चीन जैसा देश, जो पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार माना जाता है, जिसने अरबों डॉलर निवेश किए हैं, उसे भी अपने इंजीनियरों की सुरक्षा को लेकर बार बार चिंता जतानी पड़े, तो बाकी दुनिया का भरोसा कितना कमजोर होगा। आज पाकिस्तान में सिर्फ निवेश कम नहीं हो रहा है, बल्कि जो निवेश पहले से मौजूद है वो भी अतिरिक्त सुरक्षा लागत के बोझ तले दबता जा रहा है। किसी परियोजना की लागत सिर्फ सीमेंट और स्टील से तय नहीं होती है, उसमें सुरक्षा का खर्च भी जुड़ा होता है। हजारों सुरक्षा कर्मी, बुलेट प्रूफ वाहन, काफिले, विशेष सुरक्षा जोन, ये सब विकास की कीमतें नहीं बढ़ाते, बल्कि असुरक्षा की कीमत बताते हैं। और जब किसी देश में बिजनेस करने की लागत बढ़ने लगे, तो कंपनियां विकल्प तलाशने लगती हैं। दक्षिण एशिया में निवेश के लिए जहां कई कंपनियां भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों की ओर देख रही हैं, पाकिस्तान को अपने निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सुरक्षा संकट सिर्फ निवेश को नहीं रोकता, वह रोजगार को भी रोकता है, क्योंकि जहां नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, वहां नई नौकरियां कहां से बनेंगी? और जब नौकरियां नहीं बनेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो युवाओं में निराशा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी तो कट्टरपंथी और हिंसक संगठनों के लिए नए लोगों को जोड़ना आसान हो जाएगा। यानी पाकिस्तान एक ऐसे दुष्चक्र में फंसता दिखाई देता है जो असुरक्षा निवेश को रोकती है, निवेश की कमी बेरोजगारी बढ़ाती है और बेरोजगारी फिर असुरक्षा को और गहरा कर देती है। ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की भी समस्या है। क्योंकि इतिहास बताता है, कोई भी देश सिर्फ युद्ध हारने से कमजोर नहीं होता है। कई बार देश अपनी अर्थव्यवस्था, अपने संसाधनों और अपने भीतर बढ़ती अस्थिरता के कारण भी
कमजोर पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान के सामने आज शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो इस दुष्चक्र को तोड़ पाएगा या ये दुष्चक्र ही उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो एक प्रांत सबसे अलग दिखाई देगा, वो है बलूचिस्तान। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। पहली नज़र में ये इलाका सूखा, वीरान और कम विकसित दिखाई देता है। पहली नज़र में ये इलाका सूखा, वीरान और कम विकसित दिख सकता है, लेकिन इसके नीचे छिपी दौलत ने इसे पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। यहीं प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, यहीं पे तांबा और सोने की विशाल खदानें हैं, यहीं दुर्लभ खनिज मौजूद हैं और यहीं अरब सागर के किनारे बना है ग्वादर बंदरगाह। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सिपेक का दिल कहा जाता है इसे। यानी अगर पाकिस्तान को कभी अपनी अर्थव्यवस्था बदलनी है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी बलूचिस्तान से ही जुड़ी है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास भी शुरू होता है। जिस जमीन से पाकिस्तान अपना भविष्य लिखना चाहता है, उसी जमीन पर दशकों से संघर्ष चल रहा है। बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी समूहों का आरोप है कि उनके संसाधनों का फायदा इस्लामाबाद उठाता है, जबकि स्थानीय लोगों को विकास, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार और सेना का कहना है कि ये सशस्त्र समूह देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसका असर सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि जब भी किसी खदान पर हमला होता है, जब भी किसी रेलवे लाइन को उड़ाया जाता है, जब भी किसी विदेशी इंजीनियर को निशाना बनाया जाता है, तो सिर्फ एक घटना नहीं होती, पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है कि पाकिस्तान में निवेश जोखिम भरा है। और यही बात चीन के लिए भी चिंता का कारण बन गई। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की परियोजनाओं की घोषणा इसलिए की कि ग्वादर बंदरगाह से लेकर सड़कों, बिजली और औद्योगिक गलियारों तक एक नया आर्थिक नेटवर्क तैयार किया जा सके। लेकिन आर्थिक गलियारे सिर्फ पैसों से नहीं चलते, उन्हें स्थिरता भी चाहिए। अगर हर कुछ महीनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी पड़े, अगर इंजीनियरों को हथियारबंद सुरक्षा घेरे में काम करना पड़े, अगर परियोजनाओं की लागत का बड़ा हिस्सा सुरक्षा पर खर्च होने लगे, तो विकास की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाती है। यानी पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस प्रांत में उसकी सबसे बड़ी आर्थिक संभावनाएं छिपी हैं, वहीं उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती भी मौजूद है। और बलूचिस्तान अब सिर्फ एक प्रांत नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और परत है जिस पर अक्सर कम चर्चा होती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी कर्ज, ऊंची महंगाई, विदेशी मुद्रा की कमी और बार बार IMF के सहारे पर टिकी हुई है। ऐसे समय में अगर विदेशी निवेश भी कम होने लगे तो सरकार के पास विकास के लिए संसाधन और सीमित हो जाते हैं। यानी एक तरफ सुरक्षा संकट, दूसरी तरफ आर्थिक संकट और तीसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता। ये तीनों मिलकर ऐसा दबाव बनाते हैं जिससे बाहर निकलना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। आज सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास संसाधन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने ही संसाधनों का लाभ उठाने लायक स्थिरता हासिल कर पाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, किसी देश को सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं हराती है, कई बार उसे अपने ही भीतर का असंतुलन कमजोर कर देता है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है? इस सवाल का जवाब जितना आसान सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, असल दुनिया में उतना आसान नहीं है। किसी भी देश का खत्म हो जाना सिर्फ आर्थिक संकट से तय नहीं होता, सिर्फ आतंकवादी हमलों से भी नहीं तय होता और सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता से भी तय नहीं होता है। कई देशों ने गृह युद्ध देखे हैं, आर्थिक दिवालियापन देखा है, दशकों तक आतंकवाद झेला है, लेकिन विदेश आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। इसलिए यह कहना कि पाकिस्तान कुछ ही सालों में टूट जाएगा या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा खतरा जरूर है और शायद वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। धीरे धीरे एक कमजोर राज्य बन जाना, एक ऐसा देश जहां सरकार मौजूद हो लेकिन हर इलाके पर उसका प्रभाव बराबर ना हो, जहां सेना लगातार अपने ही नागरिकों और आतंकी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाती रहे, जहां निवेशक आने से डरे, जहां युवा रोजगार के लिए देश छोड़ना चाहे, जहां सरकार का ज्यादातर समय विकास की योजनाएं बनाने में नहीं बल्कि संकटों को संभालने में बीते। अगर किसी देश की ऊर्जा, उसका पैसा, उसकी सेना, उसकी राजनीति और उसका प्रशासन हर समय सिर्फ आग बुझाने में लगी रहे तो विकास पीछे छूट जाता है। और यही आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। सोचिए, एक तरफ IMF से राहत पैकेज की जरूरत पड़ती है, दूसरी तरफ सुरक्षा का भारी खर्च सहना पड़ता है। एक तरफ विदेशी निवेश बुलाने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ उन्हीं निवेशकों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए हजारों जवान तैनात करने पड़ते हैं।
एक तरफ सरकार आर्थिक सुधारों की बात करती है, दूसरी तरफ हर बड़े आतंकी हमले के बाद पूरा ध्यान सुरक्षा संकट पर ही चला जाता है। यानी पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई देश एक साथ बहुत सारे संकटों में फंस जाता है तो हर संकट दूसरे संकट को और गहरा करने लगता है। सुरक्षा बिगड़ती है तो निवेश घटता है, निवेश घटता है तो रोजगार कम होते हैं, रोजगार कम होते हैं तो असंतोष बढ़ता है, असंतोष बढ़ता है तो हिंसा और कट्टरपंथ को नई जमीन मिलती है और फिर वही हिंसा एक बार फिर निवेश को भगा देती है। फिर वही दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस पूरी कहानी से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं होती, सिर्फ परमाणु हथियार भी नहीं होते, सिर्फ बड़ी बड़ी राजनीतिक घोषणाएं भी नहीं होती। किसी भी देश की असली ताकत होती है मजबूत संस्थाएं, स्थिर कानून व्यवस्था, निवेशकों का भरोसा, रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था और एक ऐसा समाज जहां लोगों को भविष्य दिखाई देता हो। जब ये चीजें मजबूत होती हैं तभी कोई देश लंबे समय तक मजबूत बना रहता है और जब यही चीजें कमजोर होने लगती हैं तो खतरा बाहर से कम अंदर से ज्यादा पैदा होता है। और शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल भारत नहीं है, सबसे बड़ा सवाल अमेरिका भी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने ही भीतर पैदा हुए संकटों से बाहर निकल पाएगा? क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं रहा तो उसे हराने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने ही घर के भीतर चलती रहेगी और इतिहास गवाह है कि जिस देश की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपनी सरजमी पर शुरू हो जाए तो उसे जिताना मुश्किल हो जाता है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है।